नमस्कार दोस्तों, हम लोग उद्देश्य एकेडमी में आपको स्वागत करते हैं। पहले हम लोगों ने इस चैनल पे यूपी पीसीएस का पीवाईक्यू लाए थे। यूपी पीसीएस की तो 2010 के हम लोगों ने कुछ सवाल सॉल्व किए थे। उस दौरान करीब हिस्ट्री के थे और पॉलिटी के थे। हाँ, सारे थे। 2010 के हम लोगों ने पेपर सॉल्व किया था। तो उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए फिलहाल तो 5 साल का पेपर इम्पोर्टेंट रहता है किसी भी परीक्षा में, उसके 5 साल के लगाने का। लेकिन यहाँ से हमने 2020 से प्रश्न पत्र उठाया है। तो 2020, 21, 22 और 23 को पहले हम सॉल्व करेंगे। उसके बाद अगर जरूरत पड़ेगी तो उससे पहले 19 और 18 का भी सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो हम लोग इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और जो यूपी पीसीएस है उसका डिटेल एनालिसिस करेंगे, काफी डिटेल में। मतलब उस सवाल की थीम क्या होती है। ठीक है, ये पूरी श्रृंखला का उद्देश्य यही है कि जैसे थीम क्या होती है, उसके ऑप्शंस पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं। अक्सर एग्जाम में क्या करता है कि ऑप्शन पे भी क्वेश्चन बनाता है, उसके थीम पे क्वेश्चन बना देता है और उसी पे वो रिपीट करता है बार बार। ठीक है, तो थीम, ऑप्शन हो गया, कहाँ से पूछा गया है, उसका एरिया क्या है, तो ये सब चीजें हम लोग देखेंगे। ठीक है, आप लोग इस वीडियो को देखने से पहले चैनल पर विजिट कर लीजिएगा। जो पुराने भी वीडियोस हैं उनको भी देख लीजिएगा और लोगों तक चैनल को शेयर कर दीजिएगा, उनसे सब्सक्राइब करने के लिए बोलिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस तरह के वीडियो को देख सकें। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं इसी वीडियो में और इसका डिटेल एनालिसिस करेंगे। तो पहला सवाल ये है कि किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया है। तो जो श्री पर्वतीय कहा गया है वो इक्ष्वाकु वंश के शासकों को कहा गया है। ठीक है, तो इक्ष्वाकु वंश के जो शासक, जो संस्थापक थे, ये वंश थे, जैसे वाकाटक है, शक है, खारवेल है। तो इक्ष्वाकु वंश जो था उसका जो संस्थापक था श्री शांतमूल थे। ठीक है, श्री शांतमूल। और इनकी जो राजधानी थी वो नागार्जुन कोंडा थी। नागार्जुन कोंडा। श्री शांतमूल जो थे ये 7 वाहनों के सामंत थे। ठीक है, 7 वाहनों का नौकर इन्हें कहा गया है, आंध्रों को नौकर। तो शांत वाहन 7 वाहनों के पतन के बाद इन्होंने उसी क्षेत्र में, वही जो कृष्णा गुंटूर का क्षेत्र था, कृष्णा गुंटूर का क्षेत्र, उसी क्षेत्र में अपना वंश की स्थापना की थी, इक्ष्वाकु वंश की, श्री शांतमूल ने। तो संस्थापक कौन थे? शांतमूल थे। राजधानी नागार्जुन कोंडा थी। ब्राह्मण वंश के थे ये लोग, मतलब इक्ष्वाकु वंश ब्राह्मण वंश ये था, जैसे सातवाहन था। तो सातवाहन के सामंत थे ये लोग। उनके पतन के बाद इनका उदय हुआ था और कृष्णा गुंटूर क्षेत्र में इन्होंने अपने वंश का उदय किया था। तो इतना फैक्ट आप याद रखिएगा, कृष्णा गुंटूर क्षेत्र में 7 वाहनों का भी उदय होता है। ये नदियां हैं, कृष्णा और गुंटूर। तो कृष्णा नदी और गुंटूर नदी के बीच का क्षेत्र था। ठीक है, अगला है वाकाटक। तो वाकाटक वंश था। वाकाटक वंश के जो शासक, जो संस्थापक थे वो विंध्य शक्ति थे। विंध्य शक्ति। ठीक है, और ये वंश की राजधानी थी नंदीवर्मन। नंदीवर्मन। और जो वाकाटक थे ये उसी समय थे जब गुप्तों का उदय हुआ था भारत में। गुप्त शासकों के समकालीन थे ये। ठीक है, मौर्यों के बाद, जब मौर्योत्तर काल उसके बाद गुप्त काल आता है, तो उसी समय थे वाकाटक। ठीक है, वाकाटक वंश का जो सबसे प्रसिद्ध शासक था वो प्रवरसेन था। प्रवरसेन। और गुप्त शासकों में एक थी चंद्रगुप्त जो थे, उनकी जो बेटी थी प्रभावती। तो प्रभावती की जो शादी हुई थी वो रुद्रसेन से हुई थी। ठीक है, तो प्रभावती की शादी रुद्रसेन से हुई थी। तो ये रुद्रसेन जो है वाकाटक शासक ही थे। तो मतलब वाकाटक का गुप्तों के साथ वैवाहिक संबंध था। और प्रभावती का नाम इसलिए भी प्रसिद्ध है क्योंकि ये जो है
रुद्रसेन की मृत्यु के बाद अल्पवयस्क जो उनके पुत्र थे उनकी संरक्षिका बनी थी और राज्य की संरक्षिका बनी थी, तो उन्होंने शासन किया था। तो ये काफी फेमस है। और इसके बाद हम लोग आगे देख लेते हैं शक शासक। तो जो शक थे, या एक बार एग्जाम में ऐसे पूछा हुआ था कि क्रम में लगाने के लिए कि भारत में आक्रमण का क्रम क्या था, तो हिंदी यूनानी था, फिर शक था, पहलव था, ठीक है, और फिर कुषाण था। तो ये शक जो है दूसरे नंबर पर इन्होंने आक्रमण किया था। तो शक की कई शाखाएं थी जो भारत में आई और उन्होंने शासन किया, जैसे उत्तरी क्षत्रप के नाम से और पश्चिमी क्षत्रप के नाम से जाने जाते थे ये लोग। तो इन्होंने तक्षशिला में, मथुरा में, ठीक है, मालवा में, कई जगह अपनी शाखाओं का और शासन किया था। इसके बाद हम लोग देखते हैं ये खारवेल के बारे में। तो जो खारवेल थे वो ये कलिंग के शासक थे। खारवेल जो है कलिंग के मतलब अशोक के बाद, अशोक ने जब आक्रमण किया था उसके बाद ही चेदी वंश, वहां पे एक चेदी वंश का शासन हुआ था। तो चेदी वंश के ही शासक थे ये, ठीक है। और इनका खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख बड़ा फेमस है। तो इस फैक्ट के बारे में भी याद रखिएगा कि खारवेल जो है कलिंग के शासक थे, चेदी वंश के थे। हाथी गुम्फा अभिलेख इनका एक हाथी गुम्फा अभिलेख इन्हीं का था। अगला सवाल हम लोग देखते हैं, मौर्य काल में एग्रोनोमी नामक जो अधिकारी था वो किस क्षेत्र में था? तो एग्रोनोमी जो अधिकारी होता था वो मार्ग निर्माण का था, ठीक है, मौर्य काल में था, मार्ग निर्माण का अधिकारी था। राजस्व प्रबंधन का जो अधिकारी होता था उसको समाहर्ता बोलते थे, समाहर्ता, ठीक है। और माप तौल का जो अधिकारी था इसको पौतवाध्यक्ष बोलते थे, पौतवाध्यक्ष, ठीक है। और प्रशासन तो काफी बड़ा ही था, मौर्यकालीन प्रशासन था, तो वो तो पूरा डिटेल में है। तो इतना आप याद रखिएगा, मार्ग निर्माण के अधिकारी को एग्रोनोमी बोला जाता था। ये एग्रोनोमी ये उनके अभिलेख में मिला है जो मेगस्थनीज आए थे उनके उसमें। और राजस्व प्रबंधन को समाहर्ता, माप तौल के अधिकारी को पौतवाध्यक्ष बोला जाता था। हम लोग आगे बढ़ते हैं, सूची 1 से मिलान करना है। इसमें महाजनपदों के नाम दिए हैं और उनकी राजधानी दी हुई है, ठीक है। सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है, इसमें महाजनपद और उनकी राजधानियों को। तो जो मत्स्य महाजनपद थी उसकी राजधानी थी विराटनगर, कुरु की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ, सूरसेन की राजधानी थी मथुरा और अश्मक की राजधानी थी पोतन। आंसर होगा तो मत्स्य की राजधानी थी विराटनगर, 3 नंबर वाला पहले आएगा। कुरु की राजधानी थी 3, 4, सी नंबर 3, 4, 1, 2 ये वाला हो जाएगा। तो इसको एकदम रट लीजिएगा आप लोग। मत्स्य की राजधानी थी विराटनगर, कुरु की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ, सूरसेन की राजधानी मथुरा और अश्मक की राजधानी पोतन। अगला है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्व ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा, उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? तो इसका जो सही होगा वो वीएस वाड़ंकर है। वीएस वाड़ंकर महोदय ने पहली बार भीमबेटका को खोजा था। और भीमबेटका जो है वो रायसेन में है, रायसेन में, ठीक है। और इन्होंने 1958 में खोजा था इसको। तो और भीमबेटका की गुफा को सन 2003 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। भीमबेटका का मतलब है कि भीम की बैठने की जगह, यह स्थान। तो इतना ही पॉइंट था इसमें। रायसेन में ये है, एमपी के रायसेन जिले में है। 1958 में खोजा गया था, 2003 में यूनेस्को में शामिल हुआ। माधव स्वरूप
वत्स हैं जो एक इसमें जो ऑप्शन है, इन्होंने हड़प्पा की खुदाई की थी। ठीक है, तो ये एक सही है। और HD संकालिया ने नौदा टोली की खुदाई की थी। इसमें जो ये ऑप्शन है HD संकालिया, ये नौदा टोली, इसकी खुदाई की थी इन्होंने। अगला हम लोग सवाल देख लेते हैं, 5वां नंबर। इसमें है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। पुरातत्व स्थल है, भारत के राज्य हैं। तो जो बालू है ये हरियाणा में है। ठीक है, मांडा आप सभी जानते हैं, मांडा जो है जम्मू कश्मीर में है। और ये जो मांडा है ये हड़प्पा का सबसे उत्तरी स्थल है, यानी हड़प्पा को हम अगर इस साइन में देखें तो मांडा यहाँ पड़ता है सबसे उत्तरी। ठीक है, इसके बाद ये है पाडरी, पाडरी है गुजरात में। और हुलास, हुलास है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो इस हिसाब से इसका सही हो जाएगा A नंबर ऑप्शन। ठीक है, फिर से एक बार देख लीजिए, बालू है हरियाणा में, बालू नामक जगह, मांडा है जम्मू कश्मीर में, पाडरी है गुजरात में, हुलास है उत्तर प्रदेश में। और ये जो मैंने साइन बनाया था जिसमें कि सबसे उत्तरी मांडा है, सबसे दक्षिणी है ये दैमाबाद। ठीक है, और जो सबसे पूर्वी स्थल है वो उत्तर प्रदेश में ही है, आलमगीरपुर। और सबसे पश्चिमी है, हड़प्पा का सबसे पश्चिमी स्थल है सूतकांगेडोर। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं। सबसे उत्तरी स्थल है मांडा, सबसे दक्षिणी स्थल है दैमाबाद, सबसे पूर्वी स्थल है आलमगीरपुर जो मेरठ में पड़ता है उत्तर प्रदेश के, और सबसे पश्चिमी स्थल है सूतकांगेडोर। आगे हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से विचार करिए तथा नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर दीजिए। मुल्तान के सूर्य मंदिर का उल्लेख हेनसांग, अबू जईद, अल मसूदी तथा अल बरूनी ने किया है। ठीक है, सांबपुर यात्रोत्सव सूर्य पूजा से संबंधित है। तो इसमें ये पहला ऑप्शन सही है। इसमें हेनसांग, अबू जईद, अल मसूद तथा अल बरूनी ने इसका वर्णन किया है। और ये जो है सांब पूजा से भी संबंधित है, तो इसमें दोनों ऑप्शन सही होंगे। सांब पूजा में जो सांबपुर ये जो पूजा है, सांबपुर यात्रोत्सव, सांब जो है वो श्री कृष्ण के पुत्र का नाम था। ठीक है, उनके ऊपर है। ठीक है, और ये दोनों ऑप्शन मतलब सही हैं। तो मुल्तान का जो सूर्य मंदिर है उसका उल्लेख जो है इतने लेखकों ने किया है। अगला सवाल हम लोग देखते हैं, सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है। इसमें समाज है यानी सभ्यताएं और उनके प्रकार क्या थे, मतलब उनका क्या प्रकार था, क्या किस तरह का जीवन यापन था, क्या आर्थिक संरचना थी, इसके बारे में है। ये कॉन्सेप्चुअल सवाल है। तो सिंधु घाटी जो सभ्यता थी वो नगरीय सभ्यता थी, सबको पता है। ठीक है, जो वैदिक उत्तर वैदिक समाज था, तो जो उत्तर वैदिक समाज था वो कृषक समाज का। ठीक है, जो ऋग वैदिक समाज था वो चारागाही पे था, मतलब चारागाही से मतलब हो गया कि पशुपालन केंद्रित था, क्योंकि घुमंतू लोग थे तो जमीन अभी उनके पास थी नहीं। अभी वो लोग यायावरी या कहें या खाना बदोशी में जीवन जी रहे थे ऋग्वैदिक लोग। तो पशुपालन ही इनका पहला जो है पेशा रहेगा। धीरे धीरे जब वो स्थायी हो जाएंगे तो उत्तर वैदिक आते आते वो कृषक बन जाएंगे। और मध्यकाल क्या था, तो मध्यकाल जमींदारी प्रथा। ठीक है, जमींदारी प्रथा पर वो था, मतलब आप देखिए गुप्त के समय पर भूदान चालू होगा, तो गुप्त के समय से आगे बढ़ते हुए मध्यकाल तक आते आते जमींदारी व्यवस्था
तरीके से इंट्रोड्यूस हो जाएगी। उसके आगे मध्यकाल तक जाते जाते जमींदारी व्यवस्था काफी अच्छी हो जाएगी। और मध्यकाल का ही जमींदारी व्यवस्था नहीं, उसके बाद औपनिवेशिक काल भी जो आएगा, जो अंग्रेजों का काल होगा, उस समय पे भी औपनिवेशिक काल में भी जमींदारी व्यवस्था रहेगी। ठीक है, जमींदारी व्यवस्था औपनिवेशिक काल में ही खत्म होगी आगे, और कुछ प्रकारों में चलती रहेगी, काफी हद तक वो खत्म होगी। और एक तरह से ये जो आज आप व्यवस्था देख रहे हैं, आईएएस पीसीएस वाली और सिविल सर्विस वाली जो व्यवस्था है, इस तरह की जो व्यवस्था है, ये फिर आएगी। इसमें यही है, सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो नगरी थी, उत्तर वैदिक सभ्यता थी कृषक, ऋग वैदिक सभ्यता चारागाह या पशुपालन वाली, और मध्यकाल वाली जमींदारी व्यवस्था थी। ठीक है, तो अगला सवाल हम लोग देखते हैं। इसमें भी सूची से मिलान करना है। तो जजमानी प्रथा, इसमें प्रथाओं के नाम है, मतलब आर्थिक प्रथाएं हैं, और उसके आगे वो किस क्षेत्र से संबंधित थी। तो जजमानी जो प्रथा थी वो उत्तर भारत से थी। 12 बलूट जो है वो महाराष्ट्र से थी, कर्नाटक लगा दिए। 12 बलूट महाराष्ट्र से थी। बिरासी जो थी वो तमिलनाडु से थी, और अटाडे जो थी वो कर्नाटक से थी। ठीक है, अब इसमें क्या है कि यूपीपीएससी ने जो सवाल ये 2020 में पूछा है, इसमें क्या किया है कि मिरासी को जो है वो कर्नाटक में, मिरासी जो था ये, इसको कर्नाटक कर दिया है। ठीक है, और अडाडे को जो है इसको तमिलनाडु किया है। ठीक है, यूपीपीएससी ने अपनी आंसर की में, लेकिन वो मतलब वो यूपीपीएससी ने ये माना है अपनी आंसर की में, जो पहली आंसर की थी। अब संशोधित आंसर की यूपीपीएससी देता नहीं, लड़कों ने क्लेम किया था, पता नहीं उसने हटाया नहीं हटाया, तो कुछ पता नहीं चला। लेकिन जो एक्चुअल है वो ये है कि जजमानी उत्तर भारत की थी, 12 बलूट महाराष्ट्र की थी, मिरासी तमिलनाडु में है, और अडाडे कर्नाटक में है। ये एक्चुअल है, लेकिन आप यूपीपीएससी का भी याद रखिएगा, क्योंकि उसका कोई भरोसा नहीं रहता है। मिरासी उसने कर्नाटक मान रहा है, और अडाडे जो है तमिलनाडु माना है, तो ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा। अगला है, निम्नलिखित ग्रंथों में विचार कीजिए और उनको कालानुक्रम में लगाना है, इन ग्रंथों को। तो इनको कालानुक्रम में लगाते हैं। देखो, सबसे पहले तो ये किताबुल हिंद लिखी जाएगी, क्योंकि ये अलबरूनी लिखेगा जब गजनवी आक्रमण करेगा, उसके साथ आएगा, तभी आया था। तो ये 11वीं सदी की हो गई। ठीक है, इसके बाद लिखी जाएगी पृथ्वीराज रासो, क्योंकि पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई लिखेंगे, और चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान के समय पे, जब गोरी आक्रमण करेगा पृथ्वीराज चौहान जो है उनसे युद्ध लड़ेंगे, तो उस समय पे पृथ्वीराज रासो लिखी गई। ठीक है, यानी कि ये हो गई आपकी 12वीं सदी मानो। ठीक है, 12वीं सदी माना जाएगा इसको। ठीक है, इसके बाद आपका लिखा जाएगा तबकात नासरी। तबकात नासरी जो है मिनहाज ने लिखी थी। ठीक है, और ये जो किताब है ये मोहम्मद गौरी के बारे में है। तो गौरी के समय की है, लेकिन ये बाद में लिखी गई, जब गौरी का पीरियड मतलब जब गुलाम वंश स्टेबल हो गया, बढ़िया से चलने लगा, तो उसके बाद जो है ये किताब लिखी गई थी। और इस किताब को 1260 तक का वर्णन है, तो मिनहाज ने उसी समय लिखी थी। तो ये भी 13वीं सदी ही आएगा, लेकिन ये 13वीं सदी उत्तरार्ध आएगा। ठीक है, ये पूर्वार्ध आएगा। मान लो पूर्वार्ध और उत्तरार्ध का मतलब समझ रहे हो ना, पहले का और बाद का, तो उस वैसे आएगा। फिर फतवा जहांदारी ये लिखी गई थी बर्नी के द्वारा। ठीक है, तो बर्नी जो है इनको लिखेगा, ये 14वीं सदी में बर्नी इसको लिखेगा। ठीक है, तो किताबों के राइटरों के नाम भी हो गए। किताबुल हिंद ये अलबरूनी की है, अलबरूनी। ठीक है, अलबरूनी। फिर पृथ्वीराज रासो, चंद्रबरदाई,
तबकात नासरी, मिनहाज और फिर बरनी, फतवाएं जहांदारी बरनी के द्वारा। तो सबसे पहले जो किताबुल हिंद लिखी गई तो 3 नंबर वाला, इसके बाद पृथ्वीराज रासो तो 2, फिर तबकात नासरी तो डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, तबकात नासरी और फिर फतवाएं जहांदारी। अगला एवं 29 सवाल हम लोग देखते हैं कि 1687 में जब औरंगजेब ने गोलकुंडा के किले पर अधिकार किया तो उस समय गोलकुंडा का शासक कौन था? तो गोलकुंडा का उस समय शासक था अबुल हसन कुतुब शाह। ठीक है, 1687 में औरंगजेब ने गोलकुंडा को अपने में मिला लिया था, पूरे उसको गोलकुंडा की रियासत को अपने में मिला लिया था। तो उस समय अबुल हसन कुतुब शाह जो है शासक थे। ठीक है, तो ये वीडियो हो गया और आप लोग जो है इस वीडियो को, इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा, शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को भी शेयर कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि लोग देख सकें। यूपीपीएससी के महत्वपूर्ण सवाल है, इसमें मैं फैक्चुअल और कॉन्सेप्चुअल चीज़ें बता देता हूँ और ये विभिन्न एग्जाम में पूछी जाती हैं, बार बार पूछी जाती हैं, तो ये काफ़ी लाभकारी होगी तब तक। और हम लोग इसके बाद अगला वीडियो भी लाएंगे, अभी इसी क्रम में चलता रहेगा। 2020 है, 21 है, सभी को हम लोग डिटेल एनालिसिस कर देंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कर दीजिएगा।